तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, हम इसमें 50 PYQ करने वाले हैं, 50 PYQ करने वाले हैं और सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के रहेंगे। तो इस वीडियो पे मैंने अपलोड करता हूँ तो इस पर बहुत 100 लोग, 200 लोग, 150 लोग ऐसे लोग देखते हैं। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि भाई आप देखो या ना देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं खुद के लिए बनाता हूँ। ठीक है, खुद के लिए जो मैंने चीज़ शुरू कर दिया उसे अंत तक पहुँचाना है, मतलब पहुँचाना। ठीक है, तो अगर आप में से कुछ लोग देख रहे हैं तो अच्छी बात है, अच्छे से देखिए, बहुत फ़ायदा होने वाला है। एक बात फिर कहूँगा कि अगर आप इसे देखते हैं तो स्पीड में करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं। तो हम 50 प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहले 10 प्रश्न करेंगे हम आधुनिक प्राचीन इतिहास के। तो ये वाला प्रश्न हमने कल करा था। तो भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है वर्धमान। तो महावीर का मूल नाम था वर्धमान। ठीक है, तो आज हमारा पहला प्रश्न आज का कि जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है डी, बसादीस। तो जैन मठ के संस्थानों को बसादी या बसादीस कहा जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, 24वें महावीर स्वामी। ठीक है, प्रश्न है कि महावीर गैप है तीर्थंकरों में से अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। तो महावीर किस नंबर के तीर्थंकर थे? तो ये अंतिम तीर्थंकर थे और 24वें। तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी है। ठीक है, आगे प्रश्न है कि 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था? 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था? तो सही आंसर है महावीर। सही आंसर है महावीर। ठीक है, तो ऋषभदेव पहले थे, पार्श्वनाथ 23वें थे, 24वें महावीर स्वामी। प्रश्न है कि पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? ठीक है, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, वो किस नंबर के तीर्थंकर थे? तो इसका जो सही आंसर है वो ए वाला है, 23वें नंबर के। तो काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह सर्प फन है। ठीक है, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, इनका जो प्रतीक है वो वृषभ यानी बैल है। प्रश्न है कि त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है? त्रिरत्न की अवधारणा, तो इसका सही आंसर है बी और सी दोनों होना चाहिए। तो बी और सी दोनों होना चाहिए, क्योंकि जैन धर्म में भी त्रिरत्न दिया गया है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। और बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न दिया गया है, बुद्ध, धम्म और संघ। तो जो रेलवे है, रेलवे द्वारा इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में 2 ऑप्शन थे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिकाओं की कौन सी जोड़ी असंगत है? तो 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इस्लाम कुरान से संबंधित है, सही है। सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहिब, सही है। ईसाई धर्म बाइबिल, लेकिन सी वाला गलत है। ठीक है, तो जैन धर्म उपनिषद से संबंधित नहीं है। प्रश्न है कि शब्द श्वेतांबर किससे जुड़ा हुआ है? शब्द श्वेतांबर किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो सही आंसर है जैन धर्म। तो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है श्वेतांबर। ठीक है, तो इसी के भाग हैं। श्वेतांबर शब्द जैन धर्म से जुड़ा है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जैन धर्म 2 संप्रदायों श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया था। ठीक है, तो श्वेतांबर जो है जैन धर्म से संबंधित है। तो श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय नग्न रहते थे। प्रश्न है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे क्या कहा जाता है? तो जब भगवान बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जो कि अपने 5 दोस्त कह सकते हैं या 5 शिष्यों को दिया था, तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ए वाला, धर्म चक्र परिवर्तन। तो उरुवेला में ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे, जबकि महावीर स्वामी ने राजगिरी में दिए थे। ठीक है, बुद्ध जी ने श्रावस्ती में और महावीर स्वामी जी ने राजगिरी में। प्रश्न है कि वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति किसके द्वारा संचालित की गई? वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति, तो इसका सही आंसर है कालाशोक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कालाशोक। आप लोग यहाँ पे इसका सलूशन देख सकते हैं। ये चारों बौद्ध संगतियाँ यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु, द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक, तृतीय बौद्ध संगति अशोक, चतुर्थ कनिष्क। और ये कहाँ कहाँ हुई थी? राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, महाकश्यप पदसे, सबाकामी, मोगली, पुत्तीसु, वसुमित्र। ठीक है, तो आप चाहे तो इसे लिख भी सकते हैं। प्रश्न है कि थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो यहाँ पे गया फिर किसका हिस्सा है? यह भिक्षुड़ियों द्वारा रचित ग्रंथों का संग्रह है। ठीक है, तो थेरी गाथा, इस प्रश्न को मैंने
मैं लिख लूँगा इसको, मैं वो ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट, इसको लिखना ज़रूरी है। तो थेरी गाथा सुत्त पिटक से संबंधित है। तो थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय का हिस्सा है, ठीक है, जिसमें 15 लघु ग्रंथ हैं। यह स्थविर भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है, ठीक है। इसमें कुल 73 गीतों और 522 कविताओं का संग्रह है। तो थेरी गाथा सुत्त पिटक, थेरी गाथा सुत्त पिटक। तो हमने 10 प्रश्न कर लिया प्राचीन इतिहास, अब 10 प्रश्न करेंगे संविधान का। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता को अपने प्रतिनिधित्व के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है बी, सरकार का संघीय स्वरूप, सरकार का संघीय स्वरूप। प्रश्न है कि 30 जून 2022 तक भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। 30 जून 2022 तक भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो 12। तो अनुसूचियों की संख्या 12 है और भाग 22 अनुच्छेद 395। प्रश्न है कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जाति, उपजातियों और जनजातियों की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने या उसे बाहर करने की शक्ति देता है। तो सही आंसर है अनुच्छेद 341। तो अनुच्छेद 341 जो है संसद को ये अधिकार देता है कि वो किसी भी जाति या उपजातियों को अनुसूचित जाति में डाल सकते हैं या निकाल सकते हैं, ठीक है। प्रश्न है कि संसद के पास भारतीय संविधान के अनुसूचित 7 की सूची 2 में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा इस सामान्य नियम का एक अपवाद है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ये, यदि राज्यसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करती है। तो अगर राज्यसभा ये प्रस्ताव पारित करती है कि जो संसद है वो राज्य सूची पर भी कानून बना सकता है, तो ये कानून बनाया जा सकता है। हालांकि उसके अलावा नहीं बनाया जा सकता। संसद संघ सूची पर कानून बनाएगा और राज्य सूची पर, ठीक है। लेकिन अगर कभी ऐसा चीज़ आता है कि जो राज्यसभा है वो पास कर दे कि संसद राज्य सूची पर भी कानून बना दे, तो बना सकती है। प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 72 जो है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72, ठीक है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति और अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल क्षमादान की शक्ति दिया गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति, अनुच्छेद 161 राज्यपाल। प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन या सजा की कमी कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 72 क्षमा की, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72, ठीक है। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो रक्षा तो हमारा हो गया केंद्र, व्यापार हमारा केंद्र, पुलिस हो गया हमारा राज्य, जो वन है ये समवर्ती के अंतर्गत आता है, वन समवर्ती के अंतर्गत आता है। तो आप इसका सलूशन यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में कार्य एवं दायित्वों के निर्वहन के लिए 3 सूचियों का निर्माण किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 5 विषयों शिक्षा, वन, नापतोल, शिक्षा, वन, नापतोल, वन्य जीव एवं पक्षियों के संरक्षण व न्याय प्रशासन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया। शिक्षा, वन, नापतोल, वन्य जीव, पक्षियों के संरक्षण, इन सबको समवर्ती सूची में शामिल किया गया। प्रश्न है कि भारतीय संविधान की शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में रखा गया है। तो सही आंसर है समवर्ती सूची में 42वें संविधान संशोधन 1976 के दौरान। प्रश्न है कि शिक्षा को भारतीय संविधान में किस सूची के अंतर्गत रखा गया है। इसका सही आंसर है बी, समवर्ती सूची, बी समवर्ती सूची। प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इनमें से किससे संबंधित है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लाइफ लिबर्टी, लाइफ ऑफ लिबर्टी, ठीक है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद 21। तो हमने 10 प्रश्न प्राचीन इतिहास, 10 संविधान कर लिया। अब 10 कर लेते हैं विश्व भूगोल का, ठीक है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का रंग नारंगी और उस पर सफ़ेद धारियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफ़ेद धारियाँ हैं। इसका सही आंसर है बृहस्पति, इसका सही आंसर है बृहस्पति, ठीक है। आगे प्रश्न है कि प्लूटो ग्रह की खोज किसने की थी। प्लूटो ग्रह की खोज किसने की थी। तो इसका सही आंसर है क्लाइड टॉमबॉग। प्लूटो ग्रह की खोज क्लाइड टॉमबॉग। प्लूटो ग्रह की खोज क्लाइड टॉमबॉग ने 1930 में की थी। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह है, ठीक है। प्लूटो को 24 अगस्त 2006 को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद 8 ग्रह बचे, पहले 9 थे प्लूटो को लेकर, लेकिन 2006 में इसे बाहर कर दिया गया। तो प्लूटो की खोज क्लाइड टॉमबॉग। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को
ग्रह के रूप में नहीं माना जाता है। तो यम यानी प्लूटो, यम यानी प्लूटो, यम यानी प्लूटो, प्लूटो को ग्रह के रूप में नहीं माना जाता। ठीक है, इसकी खोज 18 फरवरी 1930 को क्लाइड डब्ल्यू टॉम्बैग ने की थी। ठीक है, इससे बाद में हटा दिया गया, 2006 में इसे हटा दिया गया और इसका नाम जानते हैं क्या है? 134340 का नाम रखा गया। प्लूटो के उपग्रह भी हैं चेरान, निक्स, हाइड्रा, चेरान, निक्स, हाइड्रा। प्लूटो के उपग्रह भी हैं जिनका नाम है चेरान, निक्स, हाइड्रा, चेरान, निक्स, हाइड्रा। प्रश्न है कि गैप है खगोल शास्त्री ने प्लूटो ग्रह का पता लगाया था। तो किसने प्लूटो ग्रह का पता लगाया था यानी खोजा था? इसका सही आंसर है क्लाइड टॉम्बॉग, क्लाइड टॉम्बॉग, क्लाइड टॉम्बॉग। ठीक है, तो आगे प्रश्न है प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष में की गई थी? सही आंसर है 1930 में क्लाइड टॉम्बॉग के द्वारा की गई थी। 1930 में 18 फरवरी 1930। प्रश्न है कि प्लूटो की चाँद का नाम क्या है? तो चेरान प्लूटो की चाँद का नाम है। प्लूटो का उपग्रह है चेरान, प्लूटो का उपग्रह है चेरान। प्रश्न है कि किस खगोलीय पिंड को 2006 तक ग्रह माना जाता था, उसके बाद इसे ग्रह नहीं माना जाता है? इसका सही आंसर है यम यानी प्लूटो, यम यानी प्लूटो। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको हमारे सौरमंडल का एक ग्रह माना जाता था परंतु अब उसे बौना ग्रह कहते हैं, ड्वार्फ यानी बौना ग्रह कहते हैं? तो इसका सही आंसर है प्लूटो। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे एक बौना ग्रह कहा जाता है? किसे एक बौना ग्रह कहा जाता है? सही आंसर है प्लूटो। आगे प्रश्न है कि यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है सर विलियम हर्शेल, सर विलियम हर्शेल। यूरेनस ग्रह की खोज सर विलियम हर्शेल ने की थी। तो हमने 10 प्रश्न कर लिया प्राचीन इतिहास, 10 विश्व भूगोल, 10 संविधान। अब हम 10 प्रश्न कर लेते हैं आधुनिक इतिहास का। ठीक है, पहला प्रश्न है कि एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी जिसे बाद में उन्होंने किसे सौंप दिया? तो एनी बेसेंट ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की जिसे बाद में उन्होंने मदन मोहन मालवीय को सौंप दिया, मदन मोहन मालवीय को सौंप दिया। ठीक है, तो 1898 ईस्वी में एनी बेसेंट ने आधुनिक वाराणसी में बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। बाद में इसे महाविद्यालय को पंडित मदन मोहन मालवीय को दे दिया जिसे उन्होंने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय नाम से पुनः स्थापित किया। प्रश्न है कि सर विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता, जिसे अब कोलकाता कहा जाता है, में एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब किया गया था? सर विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब किया गया? सही आंसर है 1784, 1784। तो एशियाटिक सोसाइटी ज्ञान और अनुसंधान सबसे पुराना केंद्र है। इसकी स्थापना 1784 में वारेन हेस्टी के समय विलियम जोन्स ने कलकत्ता में की थी। 1984 में एशियाटिक सोसाइटी को भारत के संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में दर्जा दिया गया। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स द्वारा 1784 में कोलकाता में किया गया। प्रश्न है कि 1791 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेजिडेंट जोनाथन डक्कन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए कॉलेज शुरू किया। इसका सही आंसर है संस्कृत। तो 1791 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान रेजिडेंट जोनानाथ डंकन ने हिंदू कानून एवं दर्शन के अध्ययन के लिए बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना बनारस में जोनानाथ डंकन। प्रश्न है कि उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की। प्रश्न है कि उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन की मदद की। तो उसका सही आंसर है डेविड हेयर, डेविड हेयर। ठीक है, तो डेविड हेयर स्कॉटलैंड के एक घड़ी साज थे। इन्होंने बंगाल क्षेत्र में बहुत से शैक्षणिक एवं कल्याण कार्य किए। राजा राम मोहन राय ने देशवासियों के मध्य आधुनिक शिक्षा का प्रसार करने के लिए अत्यधिक प्रयत्न किए थे। डेविड हेयर के सहयोग से 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। ठीक है, प्रश्न है कि वुड के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से है? वुड डिस्पैच, जिसे वुड डिस्पैच बोलते हैं, उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध शिक्षा से है। तो वुड डिस्पैच का संबंध शिक्षा से है। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चार्ल्स वुड ने भारत की भावी शिक्षा के लिए एक विस्तृत योजना बनाई और भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को 1854 में अपना सुझाव पत्र भेजा जिसे वुड घोषणा पत्र या वुड डिस्पैच कहा गया। ठीक है, समिति के मुख्य सिफारिश। आगे प्रश्न है, यहाँ पे गैप है, कब किस सन में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक शिक्षा प्रणाली पेश की जिसे वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है?
तो इसका सही आंसर है सी वाला 1854, सी वाला 1854। ठीक है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना की? किसने महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना की? सही आंसर है भगवान दास, सही आंसर है भगवान दास। ठीक है। प्रश्न है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर है 1916। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। प्रश्न है कि 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना किसने की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया? जो वर्तमान में एमयू है, उसकी स्थापना 1875 में किसने की? सही आंसर है सैयद अहमद खान। प्रश्न है कि भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया? भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा के हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया? इसका सही आंसर है 1882। तो हंटर शिक्षा आयोग की स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड रिपन के समय 1882 में की गई। चार्ल्स वुड डिस्पैच की घोषणा पत्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सरकार ने विलियम विल्सन हंटर के अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया। ठीक है। इस आयोग में 8 भारतीय सदस्य थे। तो हंटर आयोग का गठन 1882 में किया गया शिक्षा के लिए। तो हमने 40 प्रश्न कर लिया है। अब हम 10 प्रश्न करेंगे भारत भूगोल का। ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि अनामुडी पर्वत निम्न में से किस राज्य में स्थित है? अनामुडी पर्वत निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है डी केरल। तो अनामुडी या अनाईमुडी पर्वत केरल राज्य के एर्नाकुलम जिले के इडुक्की जिले में स्थित है। ठीक है। एनाईमुडी का शाब्दिक अर्थ होता है हाथी का सिर। अनाईमुडी प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत होने के साथ साथ केरल का सबसे बड़ा पर्वत भी है। ठीक है। जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। इसे दक्षिण का एवरेस्ट भी कहा जाता है। प्रश्न है कि इलायची पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? इलायची पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? सही आंसर है केरल। तो इलायची पहाड़ियाँ भारत के केरल राज्य में स्थित हैं। ये भारत के पश्चिमी घाट पर्वतमाला की पहाड़ियाँ हैं। यह अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। इलायची पहाड़ियाँ के दक्षिण में नागरकोयल की पहाड़ियाँ स्थित है। ठीक है। तो इलायची की पहाड़ियाँ केरल। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र में पश्चिम घाट को स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री। ऑप्शन नंबर डी सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। यह पहाड़ी श्रृंखला लगभग 1600 किलोमीटर लंबी है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हिमालय की कामेट चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमालय की कामेट चोटी, तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। तो कामेट चोटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में नंदा देवी के बाद कामेट चोटी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य नर्म असंपीड़ित निक्षेपों से निर्मित है, जिसे मोलासिस बेसिन के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है मिजोरम। तो आप यहाँ पे सोल्यूशन देख सकते हैं कि मिजोरम को लुढ़कते पहाड़ों की भूमि के रूप में जाना जाता है। मिजोरम को लुढ़कते पहाड़ों की भूमि के रूप में जाना जाता है, अर्थात यहाँ बड़ी संख्या में पहाड़ हैं। यहाँ अधिकांश पर्वतों के निर्माण के साथ साथ फोरलैंड बेसिन का निर्माण होता है, जो पहाड़ों के समानांतर चलता है। ये बेसिन असंपीड़ित निक्षेपों के साथ संचित हो जाते हैं। ठीक है। जिन्हें मोलासिस बेसिन के रूप में जाना जाता है। प्रश्न है कि भारत को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है? कितने भौगोलिक भागों में? तो ऑप्शन नंबर डी वाला 6 भौगोलिक भागों में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 भौगोलिक भागों में उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदानी क्षेत्र, मरुस्थली, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, द्वीप समूह। प्रश्न है कि डोडा बेटा चोटी, जिसका अर्थ होता है एक बड़ा पर्वत, की सबसे ऊंची चोटी है। किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका सही आंसर है नीलगिरी। तो डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य भारतीय हिमालयी क्षेत्र में स्थित नहीं है? कौन सा राज्य भारतीय हिमालय क्षेत्र में? तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिहार जो है हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है। तो आप यहाँ पर सोल्यूशन देख सकते हैं कि हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत 11 राज्य आते हैं। 11 राज्य: हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल। तो बिहार कहाँ से आएगा? बिहार में पहाड़ियाँ पाई भी नहीं जाती हैं। ठीक है।
प्रश्न है कि यहाँ पे गैप है, पर्वतमाला दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वतमाला है। तो किस पर्वतमाला के दक्षिण में सतपुड़ा है और दक्षिण पश्चिम में अरावली है? तो इसका सही आंसर है विंध्याचल। तो विंध्याचल के दक्षिण में सतपुड़ा है और दक्षिण पश्चिम में अरावली। प्रश्न है कि मासिन राम पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र यानी सर्वाधिक वर्षा होता है यहाँ पे, और ये सर्वाधिक आर्द्र स्थान है, और यह कहाँ स्थित है? खासी पहाड़ियों पर, मेघालय में, मेघालय की खासी पहाड़ियों पर मासिन राम स्थित है, मेघालय की खासी पहाड़ियों पे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो ये हो गया हमारा 50 प्रश्न। तो कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो सभी को जय हिंद।